विराट आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये जो मुद्दा है ये काफ़ी चर्चा में रहता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि पर्सनल लॉज रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पर आधारित नहीं होने चाहिए, बल्कि पर्सनल लॉज पार्लियामेंट बनाए, कोडिफाई हो। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? जैसे एडॉप्शन, जैसे मैरिज एटसेट्रा, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हैं। और जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू पर्सनल लॉज ज़्यादातर कोडिफाइड हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम एटसेट्रा। तो देखिए, पहले क्या था, वेदों में जो कुछ लिखा गया था पहले उसके बेस पर यह डिसाइड होता था कि मैरिज कैसे होगी, एडॉप्शन किस प्रकार से होगा, लेकिन अब तो कोडिफाइड लॉज हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये एक 17th सेंचुरी का फेनोमिनन है, 17वीं शताब्दी का ये कॉन्सेप्ट है, 17वीं शताब्दी का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आज के समय में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडियन सोसाइटी में रेलेवेंट है, या क्या ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या ये यूरोपियन सोसाइटी के लिए रेलेवेंट है? तो देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ उद्देश्य हैं। जैसे इसका पहला उद्देश्य है जेंडर जस्टिस, जेंडर जस्टिस अर्थात लैंगिक न्याय। इसका दूसरा उद्देश्य है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन। और इसका तीसरा उद्देश्य है सेक्युलरिज्म अर्थात पंथ निरपेक्षता। अब देखो, यूसीसी इमर्ज क्यों हुआ? तो देखिए, हमने कई बार ये डिस्कस किया कि 1618 से 1648 के बीच एक 30 साल का एक वॉर हुआ था यूके में। और ये जो वॉर हुआ था ये क्रिश्चियंस की दो सेक्शंस के बीच हुआ था। आप जानते हो कि क्रिश्चियनिटी के दो सेक्ट हैं, एक सेक्ट है प्रोटेस्टेंट और दूसरा सेक्ट है कैथोलिक्स। तो इनके बीच ये वॉर हुआ और ये 30 साल तक ये वॉर चला। जब वॉर ख़त्म हुआ तो तय ये हुआ कि जो धर्म रहेगा वो प्राइवेट स्फेयर का पार्ट रहेगा और रिलीजन के मैटर्स पर स्टेट की सॉवरेंटी नहीं रहेगी, यानी जो स्टेट रहेगा ये रिलीजन के मैटर से दूर रहेगा। अच्छा, थॉमस हॉब्स का भी इस संदर्भ में स्टेटमेंट है कि द लॉज मेड बाय द स्टेट शुड बी सुप्रीम, अर्थात स्टेट के द्वारा बनाए गए लॉज जो हैं वही सुप्रीम होने चाहिए, यानी जिन लॉज को स्टेट बनाए वही लॉ सुप्रीम होने चाहिए। सभी लॉज देखो डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशंस के बाद बनने चाहिए और सभी लॉज, सभी कानून कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इस प्रकार से जो बने लॉज हैं, जो कानून है, उन्हीं लॉज को, कानूनों को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। होप के यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि जो यूसीसी है इसका ये मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि सभी सिटीजन्स के लिए सेम टू सेम लॉज होंगे, बल्कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग लॉज भी हो सकते हैं। मतलब आप यूँ कंफ्यूज मत होना कि यूसीसी का मतलब है कि हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए सेम पर्सनल लॉज होंगे, तो ऐसा नहीं है। बल्कि ज़रूरी ये है कि लॉज कोडिफाई होने चाहिए, ज़रूरी है लॉज का कोडिफिकेशन, संहिताकरण होना चाहिए लॉज का, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि रिलीजियस ग्रंथों पर आधारित हों।
अब देखिए, जो हिंदू पर्सनल लॉज हैं वो कोडिफाई हो चुके हैं, क्रिश्चियन के जो पर्सनल लॉज हैं वो भी कोडिफाई हो चुके हैं। तो दोनों के पर्सनल लॉज लेकिन अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी के पर्सनल लॉज सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी क्या है? कोडिफिकेशन। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के आधार पर यूसीसी नहीं हो सकता। अगर स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट में हम बात करें तो देखो, मुस्लिम्स को छोड़कर सभी धर्मों के पर्सनल लॉज का कोडिफिकेशन हो चुका है, बस मुस्लिम्स का नहीं हुआ है। ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियन लॉज को कोडिफाई कर दिया और आज़ादी के बाद पार्लियामेंट ने हिंदू पर्सनल लॉज को भी कोडिफाई कर दिया है। और सिखों के लिए भी अलग से अब पर्सनल लॉज हैं जिनका कोडिफिकेशन हो चुका है, और उन पर्सनल लॉज को कहा जाता है आनंद मैरिज एक्ट। यानी जो सिखों के पर्सनल लॉज हैं वो आनंद मैरिज एक्ट के दायरे में आते हैं। आनंद मैरिज एक्ट केवल मुस्लिम्स के जो पर्सनल लॉज हैं ये यूसीसी के दायरे में, यानी सैद्धांतिक तौर पर वैसे तो देखो जुडिशरी को इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली करती है। ये हम सब बाद में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करता है या नहीं करता। अभी भी देखिए, जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं ये शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 पर बेस हैं। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, और ये एक्ट क्लियरली प्रोहिबिट करता है कि स्टेट मुस्लिम्स के जो पर्सनल लॉज हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अब देखो, यहाँ पर एक पेच है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13(2) में ये साफ लिखा है कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जिससे आम नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हों, और अगर ऐसा कोई लॉ स्टेट बनाता है तो वो लॉ वॉइड हो जाएगा। वॉइड हो जाएगा मतलब इनवैलिडेट हो जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो ये बात 13(2) में मेंशन है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी उठता है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देखो, जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं ये लॉज की कैटेगरी में आते ही नहीं है। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं ये लॉज की कैटेगरी में आते ही नहीं हैं। ये कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। तो इस वजह से, क्योंकि ये उस दायरे में नहीं आते, इसलिए कोर्ट इनको इनवैलिडेट नहीं ठहरा सकती। एक फेमस केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसू अप्पा माली वर्सेस, ये केस 24 जुलाई 1951 की जजमेंट है। और इस जजमेंट में कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं ये आर्टिकल 13(2) के हिसाब से लॉज की कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए इनको इनवैलिडेट करार नहीं दिया जा सकता। अब देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आर्टिकल 44 को लाने पर बहस चल रही थी तो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 2 महिला सदस्य थीं, हंसा मेहता और अमृत कौर। इन दोनों ने वकालत की थी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हैं इन्हें फंडामेंटल राइट के दायरे में लाया जाए। हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर, इन्होंने जेंडर जस्टिस के लिए बात की थी कि यूसीसी को फंडामेंटल राइट के दायरे में लाया जाए। अब देखो, जिस समय संविधान सभा में बहस चल रही थी उस समय तो हिंदू लॉज भी कोडिफाई नहीं हुए थे। हिंदू जो लॉज हैं वो तो 1956 में कोडिफाइड हुए। फिर इसी डिबेट में, संविधान सभा की इसी चर्चा में, के.एम. मुंशी एक मेंबर थे और के.एम. मुंशी ने कहा था कि राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। अब इसी डिबेट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 3 ऐसे मेंबर्स थे जिनमें इस्माइल साहब, पोकर साहब और नजीरुद्दीन, इन तीनों ने कहा था कि अगर
यूसीसी को फंडामेंटल राइट बनाया जाता है तो ये एक प्रकार से मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ के कस्टम्स को माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के ऊपर थोपने वाली बात हो जाएगी। इसलिए यूसीसी को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया जाना चाहिए। इन्होंने इसका विरोध किया। अब देखिए, अगर हम संविधान के प्रोविजंस की बात करें तो हम जानते हैं पहला पॉइंट कि माइनॉरिटीज़ के लिए जो अल्पसंख्यक हैं इनके लिए अलग से फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो यूसीसी का ना होना एक तरह से सेकुलरिज्म के खिलाफ है। संविधान में इसी तरह फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है, अर्थात धार्मिक आज़ादी 25 से 28 तक। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर यूसीसी आता है तो ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये इसके राइट के विरोध में बात हो जाएगी, ये धार्मिक अधिकार के विरोध में बात हो जाएगी। तीसरा, यूसीसी देखिए अभी डीपीएसपी में है, अर्थात नीति निदेशक तत्व में है, और ये कोर्ट इनको एनफोर्स नहीं कर सकती। लेकिन अगर पार्लियामेंट इसके बारे में लॉ बना देती है तो फिर ये एनफोर्सेबल हो जाएंगे। इसके अलावा आर्टिकल 44 में कहा गया है कि स्टेट शैल एंडेवर, अब ध्यान दीजिएगा शब्द पर, आर्टिकल 44 में कहा गया है कि स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट यूसीसी इन इंडिया, अर्थात राज्य प्रयास करेगा कि यूसीसी को भारतीय क्षेत्र में लागू कर दिया जाए। अब सवाल उठता है कि आर्टिकल 44 में जो प्रयास शब्द आया, एंडेवर शब्द आया, इसका क्या मतलब है? तो देखो, एंडेवर शब्द का मतलब यह है कि हमारी संविधान सभा इस बात को मानती है कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की स्थिति अभी ठीक नहीं है, यानी उस समय जो संविधान सभा थी वो मानती थी। और इसका यह भी मतलब है कि एक बार जब परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी, अनुकूल हो जाएंगी, तो उस समय यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और इसके लिए स्टेट सीरियस स्टेप्स उठाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये उठता है कि भाई वो कंडीशंस कब होंगी, वो परिस्थितियां कब आएंगी? तो देखो, यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए परिस्थितियां तब अच्छी बनेंगी जब मेजॉरिटी कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, यानी दोनों समुदाय के बीच में जो अविश्वास की खाई है, जो ट्रस्ट का डेफिसिट है, वो कम हो जाएगा। यानी अविश्वास की खाई कम होने की ज़रूरत है। यूसीसी इम्प्लीमेंट हो क्यों नहीं रहा? अगला क्वेश्चन देखो, इम्प्लीमेंट मुस्लिम कम्युनिटी के कंसर्न की वजह से नहीं हो रहा। मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि अगर यूसीसी आता है तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के कस्टम्स और उनके ट्रेडिशंस हमारे ऊपर थोप दिए जाएंगे, और मुस्लिम कम्युनिटी ऐसा नहीं चाहती कि हमारे ऊपर मेजॉरिटी कम्युनिटी के कस्टम्स इम्पोज किए जाएं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो अविश्वास की खाई है, ये जो ट्रस्ट का डेफिसिट है, क्या इसको कम करने का प्रयास कभी स्टेट ने किया है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं किया गया। आर्टिकल 44 में डीपीएसपी में जो कुछ लिखा गया है कि स्टेट डीपीएसपी को लाने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करेगा, ऐसी कंडीशंस स्टेट के द्वारा तैयार करने के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोशिशें ज़रूर की हैं। 1985 में शाहबानो केस आया। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक हिंदू वुमेन को तलाक के बाद अपना खर्चा चलाने के लिए जो मेंटेनेंस मिलता है, उसी तरह से मुस्लिम वुमेन को भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। इस जजमेंट के बाद पार्लियामेंट एक बिल लेकर आई और इस जजमेंट को नलीफाई कर दिया, अर्थात इसका प्रभाव समाप्त कर दिया। और राजीव गांधी सरकार वो जो बिल लेकर आई थी, जो एक्ट लेकर आई थी, उस एक्ट का नाम है मुस्लिम वीमेन ऑन डाइवोर्स राइट एक्ट। ये 1986 की बात है। यानी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के प्रोग्रेसिव जजमेंट को पलट दिया। लेकिन बाद में इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और जिस केस में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था उस केस का नाम था डैनियल लतीफ़ी केस। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, ये जो एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया है ये ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन ये ज़रूर ऐड ऑन किया कि मुस्लिम वुमेन को तलाक के बाद जो मेंटेनेंस के गुजारा भत्ता दिया जाता है वो रीज़नेबल होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए। या तो पूरा का पूरा अमाउंट लमसम में आप दे दिया जाए, या फिर इंस्टॉलमेंट में दे दिया जाए।
इसके बाद देखिए एक और केस है शमीम आरा केस। शमीम आरा केस, शमीम आरा केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलाक बिदत को यानी ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट कर दिया, यानी गलत ठहरा दिया। तलाक बिदत जिसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भी कहते हैं, इसको गलत ठहराया। लेकिन फिर भी 3 तलाक के केस आते रहे। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक केस दिया, एक जजमेंट दिया, जिसमें आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बिदत को पूरी तरह इनवैलिडेट किया, पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया। होप के यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, अब हम दूसरे व्यूज जानते हैं यूसीसी के बारे में। एक फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं निवेदिता मेनन। निवेदिता मेनन, निवेदिता मेनन कहती है कि हमारे देश में एक कॉम्प्रहेंसिव यूसीसी की ज़रूरत है ही नहीं, और इनका ये भी मानना है कि ये कहना गलत होगा कि स्टेट ने मुसलमानों के पर्सनल लॉज में इंटरफेयर किया ही नहीं। देखो 1985 के शाबानो केस में, केस को नलीफाई करने के लिए आप याद करिए, जो मुस्लिम वीमेन ऑन डाइवोर्स राइट एक्ट 1986 था, तो ये भी यानी ये पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था, स्टैट्यूटरी लॉ था, तो इंटरवेंशन किया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करने की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट ने भी की। अब आप देखो, अलग से लॉ लाया जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की आप बात करिए। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2006 में जो लाया गया था, तो ये मुस्लिम वुमेन के लिए भी है, तो हमें यार्ड स्टिक देखने पड़ेंगे। कुछ और प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं, जैसे एक फेमिनिस्ट लॉयर हैं फ्लेविया एग्निस। फ्लेविया एग्निस कहती हैं कि देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं, कोई संजीवनी बूटी नहीं है, कोई रामबाण नहीं है जिससे महिलाओं को न्याय मिल जाएगा, इससे महिलाओं को इंसाफ मिले ये ज़रूरी नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर यूसीसी आता है तो मुस्लिम वुमेन की कंडीशन बहुत बेहतर हो जाएंगी, और ऐसा भी नहीं है कि जो हिंदू पर्सनल लॉज हैं वो बेहतर हैं। क्योंकि फ्लेविया एग्निस कहती हैं कि देखो बेशक हिंदू पर्सनल लॉज जो है वो कोडिफाई हुए हैं, लेकिन फिर भी डाइवर्स का रेट हिंदूज में ज़्यादा है। दूसरी तरफ जो पोलाईगैमी है, पोलाईगैमी अर्थात एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा, ये भी हिंदूज में ज़्यादा है। तो कई मायनों में जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, वहाँ मुस्लिम की वुमेन की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा इगैलिटेरियन है एज कंपैरिजन टू हिंदू वीमेन। फॉर एग्जांपल, जैसे मुस्लिम्स में सेकंड वाइफ को भी लीगल स्टेटस प्राप्त है, लेकिन हिंदू मैरिज में सेकंड वाइफ को, अगर सेकंड वाइफ होती है तो लीगल स्टेटस हासिल नहीं है। दूसरा, मुस्लिम वुमेन को मेहर मिलता है एक लमसम अमाउंट, जो कि वहाँ नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त मुस्लिम्स में जो सेक्स रेशियो है, जो लैंगिक अनुपात है, वो एज कंपैरिजन टू हिंदूज ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह जो निवेदिता मेनन है वो ये मानती हैं कि जो यूसीसी होना चाहिए वो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ के एरोगेंस पर आधारित नहीं होना चाहिए, यानी मेजॉरिटी कम्युनिटी की बात को ही प्रायोरिटी दी जाए, इस बेस पर यूसीसी नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं उन्हें कलंक की निगाह से देखा जाए, ये भी ठीक नहीं है। अर्थात मुस्लिम पर्सनल लॉज को स्टिग्मेटाइज दृष्टि से भी नहीं देखा जाए, यानी उनको स्टिग्मेटाइज करने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जिस तरह के मॉडल की कल्पना की थी, वो कल्पना की थी उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, अर्थात विविधता में एकता की, ना कि यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी की। और निष्कर्ष में आप ये कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि देखो रिफॉर्म ज़रूर आने चाहिए, लेकिन आपको सही चीज़ें भी करनी हैं और सही चीज़ें सही मैनर में करनी हैं। अर्थात रिफॉर्म्स को राइटफुल मैनर में यानी सही तरीके में लाया जाए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू राइट थिंग्स इन द राइट वे। तो ये हमने यूसीसी का पूरा टॉपिक डिस्कस किया। थैंक यू।